Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और ये बॉटनी का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने बॉटनी के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और फिलहाल हम ब्रायोफाइट्स पे डिस्कस कर रहे हैं और ब्रायोफाइटा की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं प्रीवियसली। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रायोफाइट की क्लासेस स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। और क्योंकि मैं कंपेयर करके चीज़ों को बताती हूँ तो आप प्रीवियस क्लासेस ब्रायोफाइट की देख लेंगे, एक दो क्लासेस हैं, तो जब आप उसको देख के आप इस क्लास को देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप आसानी से समझ पाएंगे चीज़ों को। तो प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए और उसके बाद इस क्लास को देखिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और आप कनेक्ट कर पाए चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप कंफ्यूज ना हो सकें। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स के बारे में, उसका जनरल कैरेक्टर देखा था, ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, या फिर जिसको मसाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ब्रायोफाइट्स की, जिसमें से पहली क्लास जो है हिपैटिकोप्सिडा, जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। और हिपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत 2 इम्पॉर्टेंट जीनस आते हैं, जैसे कि रिक्सिया और मार्केंसिया। तो हम लोगों ने रिक्सिया और मार्केंसिया को भी डिटेल में पढ़ा है और क्लासेज अवेलेबल हैं। आप चैनल पे विजिट कीजिए और आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, तो आज हम लोग सेकंड क्लास पढ़ेंगे जिसका नाम है एंथोसेरोटोप्सिडा। ठीक है, और एंथोसेरोटोप्सिडा जो है इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट जीनस है एंथोसेरॉस, जिसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये है सिस्टमैटिक पोजीशन एंथोसेरॉस का। क्लास है एंथोसेरोटोप्सिडा, ऑर्डर है एंथोसेरोटेल्स और फैमिली है एंथोसेरोटेसी। ओके, हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट जो है इसका मॉइस्ट स्टेडी प्लेसेस। ठीक है, तो एंथोसेरॉस जो है ये ऐसी जगहों पे ग्रो करता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो। ठीक है, और वो छायादार हो। काफ़ी स्टेडी प्लेसेस जो है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट ना आती हो, ऐसी जगह पे एंथोसेरॉस ग्रो करता है, जैसे कि नदी के किनारे और रॉक क्रेविसेस। मतलब कि नदी के किनारों पे ये ग्रो करते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे काफ़ी पेड़ वेड़ होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और वो काफ़ी मॉइस्ट इलाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एंथोसेरॉस ग्रो कर जाता है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि चट्टानों में अक्सर दरारें पड़ जाती हैं, या फिर 2 चट्टानों के बीच में जो दरार होती है, ठीक है, वहाँ पे एंथोसेरॉस जो है कॉमनली ग्रो करते हैं। एंथोसेरॉस की जो स्पीसीज होती हैं वो एनुअल या फिर पेरेनियल दोनों हो सकती हैं। एंथोसेरॉस की कई सारी स्पीसीज हैं, तो वो एनुअल भी हो सकती हैं और पेरेनियल भी हो सकती हैं। अगर आपको एनुअल और पेरेनियल नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ऐसे स्पीसीज जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं उनको एनुअल स्पीसीज कहा जाता है। और वही ऐसी स्पीसीज या ऐसा प्लांट जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक से ज़्यादा साल में कंप्लीट करते हैं उनको पेरेनियल स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये है एंथोसेरॉस का डायग्राम जो कि मैंने अटैच कर रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है इस तरीके से फैला हुआ एक पतला सा लेयर ग्रीन कलर का, ये जो है थैलस है। ठीक है, गेमेटोफिटिक थैलस है ये नीचे इस तरीके से जो आपको दिख रहा है। और ये जो इस तरीके से इरेक्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है स्पोरोफाइट। ठीक है, ये है स्पोरोफाइट और नीचे जो है ये है गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पोरोफाइट है इस तरीके का निकला हुआ स्ट्रक्चर है, ये हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि आपने गाय की सिंग देखी है, बकरियों की सिंग देखी है। ठीक है, तो इन जानवरों की जैसे सिंग निकली होती है ना, उसी तरीके से एंथोसेरॉस के थैलस में भी इस तरीके से सिंग जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हॉर्न कहा जाता है। तो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इनके थैलस के ऊपर इस तरीके से निकला होता है, इसीलिए एंथोसेरॉस को हॉर्न वर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए हॉर्न वर्ड के नाम से जाने जाते हैं एंथोसेरॉस। और एंथोसेरोटोप्सिडा जो क्लास है इसके अंतर्गत जितने भी और जीनस आते हैं, जैसे कि 5 जीनस आते हैं, तो उन पांचों को कॉमनली हॉर्न वर्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप उनका थैलस देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए इनको हॉर्न वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं एंथोसेरॉस के गैमेटोफाइट की। तो गैमेटोफाइट का हम पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर पे प्रोसीड करेंगे। द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज अ डार्क ग्रीन थैलस। ठीक है, अभी आपने देखा वो जो नीचे का जो परत था
वो ग्रीन कलर का था और वही थैलस था और वही गैमेटोफाइट भी था। ठीक है, तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है एंथोसेरॉस की, वो डार्क ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, और वो थैलस के फॉर्म में होती है। डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस इज स्मूथ, वॉल्वेटी और रफ। ठीक है, जो डॉर्सल सरफेस होता है मतलब थैलस का जो ऊपरी सतह होता है, जब हम थैलस को देखेंगे तो जो ऊपरी सतह होता है ऊपर उसका, वो उसको ही डॉर्सल सरफेस कहा जाता है। और जो नीचे की सतह होती है, जब आप थैलस को उल्टा करेंगे, जो नीचे की सतह होगी उसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो जो डॉर्सल सरफेस होता है थैलस का, वो स्मूथ भी हो सकता है, वॉल्वेटी भी हो सकता है, या फिर रफ भी हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करता है। द वेंट्रल सरफेस बियर्स मेनी यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी उनको पता है कि जो रिक्सिया और मार्केंसिया था, वहाँ पे जो राइजोइड था वो भी यूनिसेलुलर ही था। ठीक है, तो रिक्सिया और मार्केंसिया में भी राइजोइड यूनिसेलुलर था और एंथोसेरॉस का भी राइजोइड जो है यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो ये है कंपैरेटिव एनालिसिस जो कि आपको करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको भूले भी नहीं जल्दी। ठीक, तो सिमिलरिटी ये है कि रिक्सिया मार्केंसिया की तरह एंथोसेरॉस का भी राइजोइड जो है यूनिसेलुलर होता है। क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं कंपेयर कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। उसके अलावा रिक्सिया और मार्केंसिया का राइजोइड जो था वो दो तरीके का था, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। लेकिन डिफरेंस ये है कि एंथोसेरॉस का जो राइजोइड होता है वो केवल सिंपल टाइप एक अकेला ही तरीके का पाया जाता है, स्मूथ वॉल्ड। ठीक है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जो है एंथोसेरॉस में नहीं पाए जाते, केवल एक सिंगल टाइप का राइजोइड पाया जाता है, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। ठीक, उसके अलावा रिक्सिया और मार्केंसिया में स्केल्स भी प्रेजेंट था राइजोइड्स के साथ में, लेकिन एंथोसेरॉस में स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और स्केल्स जो हैं एंथोसेरॉस में एब्सेंट होते हैं। यूनिसेलुलर राइजोइड और स्मूथ वॉल्ड राइजोइड जो है प्रेजेंट होता है, जो कि सिमिलर है रिक्सिया और मार्केंसिया के। उसके अलावा हम मेच्योर थैलस की अगर बात करें तो मेच्योर थैलस हैव इरेक्ट, elongated and cylindrical sporophytes which usually developed during September October। ठीक है, तो जो मेच्योर थैलस होता है उस पर एक इरेक्ट, इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि प्रीवियसली मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया डायग्राम। तो मेच्योर थैलस में एक इरेक्ट, इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, वो जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर था वही था स्पोरोफाइट, जिसके अंदर क्या होता है, विच यूजुअली डेवलप्ड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में स्पोरोफाइट जो है डेवलप होता है यूजुअली एंथोसेरॉस के केस में। ये है डॉर्सल और वेंट्रल व्यू थैलस का एंथोसेरॉस के। ठीक है, तो ये है एंथोसेरॉस की एक स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है। ठीक है, और ये डॉर्सल व्यू है, मतलब आप ऊपर से जब थैलस को देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। तो वो कलरफुल था, ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉर्न लाइक जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये है स्पोरोफाइट्स। ठीक है, ये बहुत सारे स्पोरोफाइट्स हैं जो कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। और नीचे ये जो इस तरीके का जो पतली सी परत जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये है थैलस, जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये है वेंट्रल व्यू। जब आप थैलस को उल्टा करेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसके सेंटर में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यही यूनिसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनली थैलस इज सिंपल विदाउट एनी सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी सेलुलर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। अब सेलुलर डिफ्रेंशिएशन से मतलब ये है कि रिक्सिया और मार्केंसिया के केस में जब आप थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको 3 क्लियर रीजन दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन एंथोसेरॉस के केस में जो थैलस होता है ये सिंपल होता है, जिसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन, आपको सेलुलर डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी जैसे ऐसे नहीं लगेगा कि ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी की सारी सेल्स जो होती हैं सिमिलर होती हैं। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, सारी सेल्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर के बनी होती हैं। ईच सेल हैज़ वन और मोर डिस्क्वायर्ड और ओवल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्रत्येक सेल के अंदर एक या एक से अधिक डिस्क्वायर्ड या फिर ओवल शेप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही थैलस किसका कैसा ग्रीन कलर का दिखाई देता है।
ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स मेनी पायरेनोइड्स, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे एंथोसेरॉस के केस में थैलस में आपको पायरेनोइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पायरेनोइड्स पाए जाएंगे जो कि एंथोसेरोटोप्सिडा क्लास का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अभी तक आपने रिक्सिया और मार्गेंसिया पढ़ा, तो रिक्सिया और मार्गेंसिया के केस में क्लोरोप्लास्ट तो पाया जा रहा था, लेकिन उसके अंदर पायरेनोइड्स जो है नहीं पाए जा रहे थे। लेकिन एंथोसेरॉस जो है उनसे ज़्यादा इवॉल्व ब्रायोफाइट है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनोइड्स भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर थैलस का, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंट रीजन नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो ये थैलस है जिसमें कि ऊपर की तरफ ये जो लेयर है ये है अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और ये नीचे की जो लेयर है सबसे बाहर की तरफ ये है लोअर एपिडर्मिस, और इसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी सब पैरेन्काइमेटा सेल से मिलकर के बनी होंगी। ठीक है, और एक जो डिफरेंट चीज़ होती है वो ये है कि थैलस के अंदर जो है म्यूसिलेज कैविटी पाई जाती है। ठीक, और ऊपर का ये जो सतह है ये है डॉर्सल सरफेस, और नीचे की ये जो सतह है ये है वेंट्रल सरफेस, और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे यूनिसेलुलर राइजॉइड्स निकले होते हैं जो कि स्मूथ वॉल्ड होते हैं। अब एंथोसेरॉस में एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्वेश्चन का एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्लाइड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। नॉस्टॉक जो है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द थैलाई ऑफ एंथोसेरॉस। ठीक है, एंथोसेरॉस के थैलस के अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है जिसका नाम है नॉस्टॉक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बट देयर एसोसिएशन इज नॉट कंसिडर्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, अब एंथोसेरॉस के अंदर, उसके थैलस के अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है, तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एसोसिएशन होता है ये सिम्बायोटिक होता है, मतलब दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे कि जनरली होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ जब रहते हैं तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। ठीक है, लेकिन एंथोसेरॉस के केस में जो नॉस्टॉक रहता है उसके थैलस के अंदर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एसोसिएशन कैसा होता है। जनरली लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझ के इस पर टिक लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो नॉस्टॉक जो है एंथोसेरॉस के अंदर रहता किस रिलेशन में है? नॉस्टॉक जो है थैलस के अंदर एक स्पेस पैरासाइट के रूप में निवास करता है। ठीक है, स्पेस पैरासाइट का मतलब आप समझ सकते हैं। स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको रहने को जो स्पेस मिला तो वो उस स्पेस में रहने लगा। ठीक है, और पैरासाइट, तो नॉस्टॉक जो है एंथोसेरॉस के अंदर एक पैरासाइट के रूप में रहता है, और पैरासाइट जनरली क्या करते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होती है, और नॉस्टॉक जो है एंथोसेरॉस के थैलस के अंदर एक स्पेस पैरासाइट के रूप में रहता है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जैसे मार्केंशिया और रिक्सिया में आपने देखा रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों मेथड से हो रहा था, यहाँ पर भी दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन होता है एंथोसेरॉस में। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उन्हीं मेथड से होता है जैसे कि आपने रिक्सिया और मार्केंशिया में देखा था, जैसे कि प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस बाय ट्यूबर्स एंड बाय जेमी एंड बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो कि ब्रायोफाइट्स जो है फॉलो करते हैं, लाइक रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसेरॉस सब फॉलो करते हैं इसको। ठीक, और जिसको जानना है कि ये क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में बता रखा है कि ये क्या होता है और कैसे प्रोसेस होता है, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से इनको नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे इसको फिर से डिटेल में बताने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस क्लास से समझ लेंगे इसको। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एंथोसेरॉस की जो स्पीसीज़ होती है, ठीक है, एंथोसेरॉस की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, तो जो स्पीसीज़ होती हैं ये मोनोसियस भी हो सकती हैं और डायोसियस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो मोनोसियस स्पीसीज़ होती है एंथोसेरॉस की वो प्रोटेंड्रस होती है। ठीक है, अभी प्रोटेंड्रस क्या होता है? प्रोटेंड्रस का मतलब ये है कि जो उनका जो सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया, उनके डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ऐसी स्पीसीज जो कि मोनोसियस हैं, एंथोसेरॉस की मोनोसियस स्पीसीज में ये देखा गया है कि उन प्लांट्स, उन थैलस के अंदर जो एंथेरिडिया होता है
वो आर्चिगोनिया के मेच्योर होने से पहले ही मेच्योर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंडीशन होता है जिसमें एंथेरिडिया आर्चिगोनिया से पहले मेच्योर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है प्रोटेंड्रस कंडीशन। ठीक है, और ये आपको हायर प्लांट्स में भी देखने को कंडीशन मिलेगा। हम यहाँ पे ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्पीसीज जिसमें ऐसी कंडीशन होगी उसको प्रोटेंड्रस स्पीसीज कहते हैं। ठीक, और ज़्यादातर ये मोनोसियस स्पीसीज में ही देखने को मिलता है, डायोसियस में नहीं। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो थैलस के डॉर्सल सरफेस पे ऊपरी सतह पे धसे हुए रहते हैं। जैसे कि स्पोरोफाइट डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है, वैसे ही सेक्स ऑर्गन जो है ये भी डॉर्सल सरफेस पे ही एम्बेडेड होते हैं। एंथेरिडियम के बारे में अगर हम बात करें तो मेच्योर एंथेरिडियम जो है ये क्लव शेप्ड होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें एक स्लेंडर स्टॉक भी प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा ऐसे यहाँ पे स्लेंडर स्टॉक भी प्रेजेंट होता है, और कुछ इस तरीके का क्लव शेप्ड स्ट्रक्चर होता है मेच्योर एंथेरिडियम का। एंथेरिडियम इज कवर्ड बाय सिंगल लेयर्ड जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स, और जैसा कि रिक्सिया मार्केंसिया में आपने पढ़ा कि एंथेरिडियम जो है एक सिंगल लेयर स्टेराइल लेयर के जैकेट से कवर्ड होता है, उसी तरीके से यहाँ भी एंथोसेरॉस का एंथेरिडियम जो है ये भी कवर्ड होता है एक सिंगल लेयर जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल से। एंड दीज सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सो मेच्योर एंथेरिडियम इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे देखा गया है कि एंथेरिडियम के ऊपर जो सिंगल लेयर का जो जैकेट होता है स्टेराइल सेल से बना हुआ, तो प्रत्येक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब एंथेरिडियम मैच्योर होता है तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है एंथेरिडियल चैम्बर है, ये एंथेरिडियल चैम्बर है जिसके अंदर बहुत सारे एंथेरिडियम प्रेजेंट होते हैं। लाइक यहाँ पे 1 2 3 एंथेरिडिया आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो एंथेरिडियल चैम्बर के अंदर कई सारे एंथेरिडियम प्रेजेंट होते हैं। और आप देख रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर एंथेरिडियम की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका स्टॉक है, सिलेंडर स्टॉक प्रेजेंट है, और ये है एंथेरिडियम। एंथेरिडियम के बाहर आप देख सकते हैं एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देखिए ये एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है जो कि स्टेराइल सेल से बनी हुई है, और इस लेयर को ही कहा जाता है जैकेट, जिसके अंदर ये एंथेरिडियम है और इसके अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट मदर सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यही एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो है मेयोसिस करने के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोर्स नहीं एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल में मेयोसिस होगा जिसके बाद एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो है तीसरा वाला ये डेवलपिंग एंथेरिडियम है और ये डेवलप हो चुके हैं। आर्चिगोनियम, अगर हम बात करें आर्चिगोनियम के बारे में, तो ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है जो कि मेच्योर आर्चिगोनियम है। जैसे कि रिक्सिया मार्केंसिया में आपने देखा कि आर्चिगोनियम जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें बेस पे ये स्वॉलन पोर्शन होता है, और इस पोर्शन को जो है हम कहते हैं वेंटर। ठीक है, इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम वेंटर कहते हैं, और ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है, ये इलोंगेटेड पोर्शन इसको हम कहते हैं नेक। ठीक है, तो इलोंगेटेड पोर्शन है नेक, और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनको कहेंगे नेक कैनाल सेल, और ये जो वेंटर है इसमें बेस पे एक लार्ज सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम एग सेल कहते हैं। ठीक है, यही है एग सेल जो कि वेंटर के अंदर प्रेजेंट है, और इसके ऊपर एक सेल प्रेजेंट होती है, इस सेल को हम क्या कहते हैं वेंटर कैनाल सेल। ठीक है, तो ये है मेच्योर आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के टिप पे कवर सेल प्रेजेंट है, ये 2 कवर सेल दिखाई दे रही हैं। और एंथोसेरॉस के केस में आर्चिगोनियम के टिप पे एक म्यूसिलेज माउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये म्यूसिलेज माउंड है, अभी आगे मैं बताऊंगी इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखते हैं, तो वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं ब्रायोफाइट्स को वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो मेनली फर्टिलाइजेशन के लिए उसको वाटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डीजनरेट टू फॉर्म म्यूसिलेजिनस मास। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले क्या होता है कि जो नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल अभी मैंने आपको बताया डायग्राम में आर्चिगोनियम के, ये दोनों सेल्स जो होती हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं, और फिर डीजनरेट होकर के एक म्यूसिलेजिनस मास का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, द म्यूसिलेज फॉर्म्स अ माउंट एट द टिप ऑफ आर्चिगोनियम। ठीक है, अब ये जो म्यूसिलेजिनस मास बना, इसी से क्या होता है टिप पे एक म्यूसिलेज माउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये जो म्यूसिलेजिनस
म्यूसिलेज माउंट का फॉर्मेशन होता है, इसमें एक छोटी सी ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रीली स्विमिंग बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम की तरफ जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है, उसमें 2 फ्लैजिला होता है, तो एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स जो हैं फ्रीली स्विम करते हैं आर्चिगोनियम की तरफ, और आर्चिगोनियम की तरफ ये मूव करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये जो म्यूसिलेज माउंट है ये कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, इसका काम है कुछ केमिकल सिक्रीट करना, जिसकी वजह से एंथ्रोजॉइड जो है कीमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं और आर्चिगोनियम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद ये कुछ ओपनिंग पोर भी बनाता है म्यूसिलेज माउंट, जिसकी मदद से जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो आर्चिगोनियम के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये है म्यूसिलेज माउंट का फंक्शन। Many entherozoids may enter into the archegonium, but only one of them is able to fuse with single egg to form zygote, ठीक है। अब बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स जो हैं आर्चिगोनियम के अंदर एंटर तो करते हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही एंथ्रोजॉइड जो है वो एक सेल के साथ फ्यूज करता है और फिर सक्सेसफुली जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब जब जाइगोट बन गया तो हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की, क्योंकि जाइगोट जो है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत है, इसीलिए जाइगोट को oospore भी कहा जाता है। तो जाइगोट जो है, इसीलिए जाइगोट को मदर सेल के नाम से जाना जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल के नाम से जाइगोट को जाना जाता है, क्योंकि जाइगोट से ही स्पोरोफिटिक फेज की शुरुआत होती है। अब oospore इंक्रीज इन साइज, ये जो जाइगोट है जिसको oospore भी कहा जाता है, तो अब क्या होगा कि ये अपनी साइज को बढ़ाना शुरू कर देगा और फिर ये सिक्रीट करता है एक वॉल, सेलुलोज की एक वॉल अपने चारों तरफ सिक्रीट करने लगता है, ठीक है। तो अब जाइगोट के चारों तरफ सेलुलोज की एक वॉल सिक्रीट होने लगेगी और जाइगोट की साइज इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जाइगोट डिवाइड एंड फॉर्म 4 सेल्ड एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा कि जाइगोट जो है 2 बार खुद में डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन, और जिसकी वजह से 4 सेल की कंडीशन बन जाती है। जैसे अगर ये जाइगोट है तो इसमें 2 बार डिवीजन होगा, 2 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे ये 4 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा। ये 4 सेल की स्टेज बन गई, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 सेल जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है 4 सेल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो जिसमें 4 सेल में एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब क्या होगा जब 4 सेल्ड एम्ब्रियो बन जाता है तो the cells of the lower 2 tiers give rise to the foot and upper tiers of the embryo give rise to capsule, ठीक है। तो अब जब 4 सेल कंडीशन में एम्ब्रियो आ चुका है तो इसमें का ये जो ऊपर वाली 2 सेल्स होती हैं ये जो है खुद को डिवाइड करती हैं, और वो भी पेरिक्लाइनली, ठीक है। तो ऊपर की 2 सेल्स पेरिक्लाइनल डिवीजन करती हैं और ये बनाती हैं कैप्सूल। एम्ब्रियो की ऊपर की 2 सेल्स जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन करके कैप्सूल बनाती हैं, वही जो नीचे वाली जो दोनों सेल्स होती हैं ये दोनों सेल्स जो है खुद को डिवाइड करती हैं और इनसे बनता है फुट, ठीक है। तो ऊपर की सेल्स क्या बनाएंगी, कैप्सूल, और नीचे की दोनों सेल्स जो है फुट बना लेती हैं। दस कैप्सूल हैव एन आउटर एम्फिथेशियम एंड इनर एंडोथेशियम। ये थेलियम है, गलत है, एंडोथेशियम होगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आउटर एम्फिथेशियम और इनर एंडोथेशियम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अब क्या होगा कि अब जो कैप्सूल बना उसमें भी डिवीजन होता है, जिसके बाद बाहर की तरफ सॉरी बाहर की तरफ जो है एक लेयर बनती है जिसको एम्फिथेशियम कहते हैं, और अंदर की तरफ जो होगा उसको एंडोथेशियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्पोरोफाइट है जिसमें फुट और कैप्सूल तो बना, लेकिन सेटा कहाँ गया। एम्ब्रियो ने डिवाइड किया और फुट और कैप्सूल बना लिया, लेकिन सेटा तो दिखा ही नहीं, ठीक है। तो एंथोसोरस का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें सेटा एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेटा मेंशन नहीं है, केवल फुट और कैप्सूल प्रेजेंट होता है स्पोरोफाइट में, सेटा का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे हम एम्फिथेशियम और एंडोथेशियम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो एंडोथेशियम, यहाँ पे भी एंडोथेलियम लिखा हुआ है, एंडोथेशियम होगा, ठीक है। एंडोथेशियम जो है जो कि अंदर का लेयर है कैप्सूल का, तो एंडोथेशियम फॉर्म्स द सेंट्रल स्टेराइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल, द कॉलुमेला, ठीक है। अब ये जो एंडोथेशियम है ये खुद को डिवाइड करता है और डिवाइड करके एक सेंट्रल स्टेराइल पार्ट बनाता है, ठीक है। कैप्सूल के सेंटर में एक स्टेराइल पार्ट बनेगा एंडोथेशियम के डिवीजन से, जिसको कहा जाता है कॉलुमेला। अभी तक आपने रेक्सिया और मार्केंसिया का स्पोरोफाइट पढ़ा था, लेकिन उसमें कोई ऐसा स्टेराइल स्ट्रक्चर नहीं था,
लेकिन एंथोसेरास के केस में स्पोरोफाइट में क्या होता है, कैप्सूल के अंदर एक सेंट्रल स्टेराइल पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको कॉलुमेला कहते हैं, और ये एंडोथीशियम के डिवीजन से बना होता है। ठीक है, कॉलुमेला याद रखिएगा। उसके बाद जो एम्फीथीशियम होता है आउटर लेयर, वो क्या करता है, वो खुद को डिफ्रेंशिएट करता है आउटर स्टेराइल जैकेट लेयर में एंड इनर फर्टाइल लेयर ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, रिक्सिया मार्केंसिया में हमने पढ़ा कि जो एंडोथीशियम था उसमें डिवीजन हो रहा था जिससे स्पोरोजिनस सेल्स बन रहे थे, लेकिन मार्केंसिया के केस में एम्फीथीशियम जो है डिफ्रेंशिएट होता है और ये बाहर की तरफ एक स्टेराइल जैकेट लेयर बनाता है और अंदर की तरफ फर्टाइल लेयर बनाता है, किसकी, स्पोरोजिनस सेल की। तो एंथोसेरास के केस में एम्फीथीशियम से स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगे, जबकि रिक्सिया और मार्केंसिया में एंडोथीशियम से स्पोरोजिनस सेल्स बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं ये आगे चल के खुद को डिवाइड करके आर्चीस्पोरियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आर्चीस्पोरियम जो है इसी से स्पोर्स और इलेटर्स बनेंगे, आगे डिवीजन होगा तब। तो स्पोरोजिनस सेल्स क्या करते हैं, आर्चीस्पोरियम बनाते हैं। अब कैप्सूल के बाहर जो है एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, तो कैप्सूल के बाहर जो एपिडर्मिस होगा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। अभी तक आप लोगों ने स्टोमेटा नहीं पढ़ा था ब्रायोफाइट में, लेकिन एंथोसेरास में जो कैप्सूल होता है उसकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, स्टोमेटा से और राइजॉइड से इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा रिक्सिया और मार्केंसिया में स्टोमेटा नहीं पाया जा रहा था, लेकिन एंथोसेरास के कैप्सूल में उसके एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाता है। उसके अलावा इनर लेयर ऑफ कैप्सूल वॉल हैव क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो कैप्सूल वॉल के इनर लेयर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कैप्सूल के एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट मेच्योरिटी द आर्चीस्पोरियम डिफ्रेंशिएट्स इनटू स्पोर मदर सेल्स। अब ये जो आर्चीस्पोरियम जो कि स्पोरोजिनस सेल से बना था, अब ये आर्चीस्पोरियम जो है डिफ्रेंशिएट होगा मेच्योर होने के बाद और ये बनाएगा स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, आगे चल के स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और इलेटर मदर सेल। तो आर्चीस्पोरियम डिफ्रेंशिएट होता है स्पोर मदर सेल में और इलेटर मदर सेल में। स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे और इलेटर मदर सेल से आगे चल के इलेटर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इलेटर्स डू नॉट हैव थिकनिंग बैंड्स एंड कॉल्ड स्यूडो इलेटर्स। ठीक है, एंथोसेरास के केस में जो इलेटर्स होते हैं उनमें थिकनिंग बैंड नहीं होती है। जैसा आपने मार्केंसिया में पढ़ा, तो मार्केंसिया में इलेटर्स जो थे उसके अंदर इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड मैनर में जो है थिकनिंग बैंड्स पाए जा रहे थे इलेटर्स के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें इलेटर्स या ट्रू इलेटर कहा जा रहा था। लेकिन एंथोसेरास के केस में जो इलेटर्स होते हैं उनमें ये थिकनिंग बैंड्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से एंथोसेरास के इलेटर्स को कहते हैं स्यूडो इलेटर्स। तो पूछा जा सकता है कि स्यूडो इलेटर्स जो है किस में होते हैं और क्यों उनको स्यूडो इलेटर्स कहा जाता है। तो थिकनिंग बैंड्स की एब्सेंस की वजह से स्यूडो इलेटर्स कहते हैं और स्यूडो इलेटर्स जो है एंथोसेरास में पाया जाता है। द वॉल ऑफ द वेंटर फॉर्म 2 to 3 लेयर्ड कैलिप्ट्रा। ठीक है, अब जो वेंटर था जिसके अंदर जो एग सेल था और वो फ्यूज करके क्या जाइगोट बनाया। ठीक है, तो जनरली हम ये समझ सकते हैं कि वेंटर के अंदर फिलहाल जाइगोट प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो वेंटर था जो कि इस तरीके का फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर था, तो ये जो वेंटर है, इस वेंटर की जो वॉल होती है ये खुद को डिवाइड करती है और 2 से 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम कहते हैं कैलिप्ट्रा। ठीक है, तो इसके बाहर जो है 2 से 3 लेयर का स्ट्रक्चर बन जाएगा वेंटर के, जिसको हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। और इस कैलिप्ट्रा का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना स्पोरोफाइट का। ठीक है, क्योंकि जाइगोट से ही स्पोरोफाइट बन रहा है डिवीजन के बाद, तो स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये कैलिप्ट्रा। यंग स्पोरोफाइट इज कवर्ड बाय द कैलिप्ट्रा। ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव सीट बनाता है और यंग स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब मेच्योर स्पोरोफाइट की अगर हम बात करते हैं कि मेच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेच्योर स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। ठीक है, मेच्योर स्पोरोफाइट डॉर्सल सरफेस पे थैलस के प्रेजेंट होता है। यंग स्पोरोफाइट इज ग्रीन इन कलर बट मेच्योर स्पोरोफाइट इज डार्क येलो और ब्लैक इन कलर। ठीक है, यंग स्पोरोफाइट जो है ग्रीन कलर का दिखाई देता है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन जब स्पोरोफाइट मेच्योर हो जाता है तो वो डार्क येलो या फिर ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है। अब स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट एंड कैप्सूल। ठीक है, जैसा मैं बता चुकी हूँ कि स्पोरोफाइट
फुट और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। सेटा जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। सेटा इज एब्सेंट इन एंथोसेरॉस। द कैप्सूल अपीयर्स एज अ लॉन्ग ब्रिस्टल और हॉर्न ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस एंड हेंस द नेम हॉर्न बर्ड्स, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल है ये लॉन्ग ब्रिस्टल या फिर हॉर्न जैसा दिखाई देता है, ठीक है। डॉर्सल सरफेस पे थैलस के इस तरीके से जो है ब्रिस्टल या फिर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखाई देता है। इसी की वजह से एंथोसेरॉस को हॉर्न बर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हम फुट की। इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो फुट जो है पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। एंड फंक्शन क्या है फुट का? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट, ठीक है। फुट का काम क्या होता है? ये वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को गैमेटोफाइट से एब्जॉर्ब करता है और कैप्सूल को प्रोवाइड करता है। और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स और इलेटर्स बनते हैं, ठीक है, जिससे आगे चल के क्या होगा, नए थैलस का फॉर्मेशन होगा जब स्पोर्स जो है जर्मिनेट करेंगे, ठीक। तो हम बात करते हैं अब कैप्सूल की। मेच्योर कैप्सूल हैव वेरियस पार्ट्स। तो मेच्योर कैप्सूल जब मेच्योर हो जाता है तो कुछ उसमें 2-3 पार्ट्स दिखाई देते हैं क्लियरली। जैसे कि पहला है कैप्सूल वॉल, जो कि सबसे बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कैप्सूल वॉल जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, ठीक। एंड देयर एपिडर्मिस हैव स्टोमेटा। अब कैप्सूल वॉल जो है उसके बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है एंथोसेरॉस का। उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है कैप्सूल का वो है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि क्या करता है, स्पोर्स और इलेटर्स देता है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू से आगे चल के स्पोर्स और इलेटर्स बनते हैं। एंड थर्ड पार्ट जो है वो है कॉलुमेला, जो कि सेंट्रल स्टेराइल पार्ट है कैप्सूल का, ठीक है। सेंट्रल स्टेराइल पार्ट है कॉलुमेला, जो कि स्टेराइल होता है, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है कैप्सूल के। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉलुमेला इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द कैप्सूल। अब कॉलुमेला का मेन फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैप्सूल को और साथ ही साथ ये हेल्प करता है स्पोर के डिस्पर्सल में, ठीक है। तो रिक्सिया और वो मार्केंसिया के केस में जो इलेटर्स थे वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल में ये कॉलुमेला जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो कॉलुमेला का फंक्शन है स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करना, साथ ही कैप्सूल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक। ये है स्पोर टेट्राड, ठीक है। ये स्पोर टेट्राड है जिसमें 4 स्पोर प्रेजेंट है। ये आपको 1, 2, 3, ये 3 स्पोर जो है सामने की तरफ दिखाई दे रहा है और एक स्पोर जो है पीछे होगा, इसलिए इसको स्पोर टेट्राड कहते हैं, जिसमें 4 स्पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हैं इलेटर्स। अब इनमें थिकनिंग बैंड्स जो है नहीं पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इनको स्यूडो इलेटर्स कहा जाता है, ठीक है। ये है मेच्योर स्पोरोफाइट का डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो है मेच्योर स्पोरोफाइट है, ठीक। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 3 स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये तीनों जो है क्रॉस सेक्शन काटे गए हैं स्पोरोफाइट के अलग अलग लेवल्स के, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये यहाँ का क्रॉस सेक्शन है, ठीक। और ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ का है और ये क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ का है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा होता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ जो है स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल्स होती हैं और ऊपर की तरफ इलेटर्स और स्पोर्स होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि नीचे स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल होती हैं और जब ये डिवाइड करती हैं और इनसे स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनते हैं और इलेटर मदर सेल से इलेटर्स बनते हैं, तो ये ऊपर की तरफ से रिलीज होते जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मेच्योर फॉर्म में स्पोर और इलेटर्स जो है प्रेजेंट होते हैं और नीचे की तरफ से इनका इलेटर और स्पोर मदर सेल से डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। और ऊपर ये आपको इलेटर्स और स्पोर्स से दिखाया जा रहा है और इस सेक्शन में क्लियरली विजिबल है, ठीक है। सेंटर में ये कॉलुमेला है और उसके चारों तरफ जो है ये स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल्स दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पे यहाँ का लेबल दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें स्पोर टेट्राड, ठीक है। यहाँ पे स्पोर टेट्राड और इलेटर्स जो है क्लियरली दिखाए जा रहे हैं। यहाँ का सेक्शन है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज पे ऊपर की तरफ जो है स्पोर्स और इलेटर्स जो मैच्योर हो चुके हैं और फिर ये स्पोरोफाइट से जो है बाहर निकल जाते हैं स्पोर्स, ठीक। उसके बाद जब स्पोर्स जो है बाहर आ जाते हैं, डिस्पर्सल उनका हो जाता है, तो अब वो क्या करते हैं, कोई सुइटेबल सबस्ट्रेटम पे जाकर के वो बैठ जाते हैं एंड देन या तो इमिडिएटली आफ्टर देयर लिबरेशन और आफ्टर अ रेस्टिंग पीरियड
ये क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। मतलब स्पोर्स जो है उनका डिस्पर्जल होगा, स्पोरोफाइट से रिलीज होंगे वो, उसके बाद ये किसी सुइटेबल सबस्ट्रेटम पे जा कर के बैठ जाते हैं एंड देन उसके बाद या तो वो जब वो किसी सुइटेबल सबस्ट्रेटम को फाइंड आउट कर लेते हैं तो तुरंत ही जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, या फिर लिबरेशन के कुछ समय के बाद, कुछ रेस्टिंग पीरियड के बाद वो जर्मिनेट करते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मिनेट करके एक नया गैमेटोफाइट या नया एंथोसेरोस का थैलस बना लेते हैं। ये है लाइफ साइकिल एंथोसेरोस की। ठीक है, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड दिखाया गया है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड जैसे कि ट्यूबर से एंथोसेरोस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, डेथ एंड डीके ऑफ द थैलस, इससे भी एंथोसेरोस बनता है। उसके अलावा और भी प्रोसेस है जैसे कि जेमी के द्वारा भी एक नया थैलस बनता है। उसके अलावा कुछ ग्रोइंग परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस जो होती हैं उनसे भी एंथोसेरोस का थैलस बनता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन बनता है जो कि है एंथेरिडियम, जो कि क्या करता है, एंथ्रोजॉइड बनाता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, जो कि जिससे एग बनता है। ठीक है, तो ये एंथ्रोजॉइड और एक सेल जो है फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये जाइगोट जो है इनमें मल्टीपल टाइम डिवीज़न होगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम डिवीज़न होगा जिसकी वजह से क्या होगा, यंग स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, अब ये यंग स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स होंगे और इन स्पोर मदर सेल्स में मेयोसिस होता है, जिसके बाद स्पोर टेट्राड्स बनते हैं। ठीक है, मतलब एक स्पोर टेट्राड में 4 स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, उसके बाद प्रत्येक स्पोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, फर्दर जर्मिनेट करते हैं एंड देन जर्मिनेट करके एक नया एंथोसेरोस का थैलस बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एंथोसेरोस की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें ये एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं और एक जो है हैप्लॉइड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब ये आगे जो प्रोसेस चलता जाएगा वो पूरा वो पूरा का पूरा यहाँ तक जो है स्पोर मदर सेल तक डिप्लॉयड स्टेज में रहेगा, लेकिन स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होती है जिसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स जो है फिर से हैप्लॉइड फेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोर्स टेट्राड से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम गैमेटोफिटिक जनरेशन में इंक्लूड करते हैं, और जाइगोट बनने से लेकर के स्पोर मदर सेल तक का जो पूरा प्रोसेस है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एंथोसेरोस कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग फ्यूनेरिया डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसकी पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।